हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सुदीप प्रसाद और हम सबों का चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय सुदीप सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वो है एरिया वेक्टर। क्या है? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर के बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स सीखेंगे। तो पहले हम लोग सीखते हैं एरिया वेक्टर, क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इसका इम्पोर्टेंट यूज है। तो पहले हम लोग सीखेंगे कि एरिया वेक्टर क्या है। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। आप लोग जानते होंगे कि एरिया, पहले आप लोग एरिया पढ़े होंगे बट ये नहीं जानते होंगे कि वेक्टर क्वांटिटी होता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग बोर्ड पर देखते हैं। सीधा चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो देखिए, हम लोग सीखेंगे आज एरिया वेक्टर। हम लोग सीखेंगे क्या? एरिया वेक्टर। जैसा मैंने कहा कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो आइए हम लोग निकालते हैं। जैसे एरिया हमको निकालना है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। और यहाँ पर इसमें इसी एक्स और वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में एक स्क्वायर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? स्क्वायर है। मान लीजिए कि स्क्वायर का साइड ए है, मान लीजिए कि स्क्वायर का साइड ए है, तो हमने लिख दिया ए। देख लेते हैं, कैमरा ठीक है। हाँ, तो आते हैं फिर बोर्ड पर। हमने ये एक्स एक्सिस माना, ये वाई एक्सिस माना। इसमें इस एक्स वाई प्लेन में एक स्क्वायर रखा हुआ है जिसका साइड है ए हो गया। मान लीजिए कि ये पॉइंट ओ है, ये वाला पॉइंट ओ है, ये वाला पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। अब इसका हमको एरिया निकालना है स्क्वायर का। स्क्वायर का एरिया आप लोग भी जानते हो कैसे निकलता है, साइड इंटू साइड निकलता है या साइड का स्क्वायर से निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो एरिया निकालेंगे बच्चों, इस तरह से निकालेंगे। इसको हम लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू ए बी क्रॉस बी सी। ए बी क्रॉस क्या लिखेंगे? बी सी। और साथ में लगाएंगे हम डायरेक्शन। ए बी के साथ में डायरेक्शन लगाए। देखिए ए बी, ए से बी की तरफ जा रहे हैं हम और बी से सी की तरफ इधर आ रहे थे। तो ए बी किस डायरेक्शन में है? आई डायरेक्शन में है। एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी इधर एक्स एक्सिस में क्या लिखते हैं? यूनिट वेक्टर में हम लोग आई कैप लिखते हैं। तो हमने लिख दिया इसके साथ, इसके डायरेक्शन में लगा दिया आई कैप क्रॉस बी सी। बी सी किस डायरेक्शन में है? जे डायरेक्शन में है, माइनस जे डायरेक्शन में है। जे डायरेक्शन ऐसे होता है, माइनस जे डायरेक्शन है, तो इसे लिखेंगे माइनस जे डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, तो ए बी क्रॉस आई इंटू बी सी माइनस जे क्रॉस, ऐसे लिख दिए। अब इसको हम लोग लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे ए बी का मोड बी सी का मोड आई क्रॉस माइनस जे, या इसी को हम लोग लिखेंगे। अब आगे लिखेंगे, ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे ये ए बी का मोड बी सी का मोड। ये फार्मूला होता है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का फार्मूला होता है मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप जहाँ डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। ए बी का मोड लिख रहे हैं, बी सी का मोड लिख रहे हैं, और आई और जे का मोड लिखेंगे तो 1 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आई और जे के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। एंगल कितना है बच्चे? 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री। अच्छा, अब आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या आता है? आप लोग 11वीं क्लास में पढ़ के आए होंगे। आई क्रॉस जे क्या होता है? के होता है। आई क्रॉस जे क्या होता है? के होता है। तो हम लिखेंगे के या माइनस के और माइनस के।
के और माइनस के, दोनों डायरेक्शन इसके लिए पॉसिबल है। आई क्रॉस जे करेंगे तो के भी हो सकता है और माइनस के भी हो सकता है। ये ऐसा इसलिए है कि ओपन सरफेस है, ये ओपन सरफेस है। कैसा सरफेस है? ओपन सरफेस, क्लोज सरफेस नहीं है, ये 2D सरफेस है, या इसी को हम लोग कहते हैं 2D सरफेस। ये 2D सरफेस है बच्चे। तो 2D सरफेस में एरिया या तो इनवर्ड भी हो सकता है या आउटवर्ड भी हो सकता है। देखिए यहाँ एरिया जो होता है, याद रखना है कि जो एरिया होगा आपका वो प्लेन कंटेनिंग फिगर के या तो आउटवर्ड होगा या तो इनवर्ड होगा। तो या इसका एरिया अगर हमको देखना है तो इसका एरिया आउटवर्ड होगा या तो इनवर्ड होगा, अंदर की ओर होगा, या तो ये आउटवर्ड होगा या तो इनवर्ड होगा एरिया वेक्टर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आ रहा है ये, तो यहाँ पे ये आई है, ये जे है, इसका मतलब इसका ये के कैप में आ रहा है, ये जेड डायरेक्शन में जा रहा है, जेड डायरेक्शन में जा रहा है इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, है ना। तो कितना हो जाएगा? ए भी कितना दिया हुआ है? ए दिया हुआ है, और ये भी कितना दिया हुआ है? ए दिया हुआ है। साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया, और ये हो गया के क्रॉस, ये हो गया के क्रॉस या माइनस के क्रॉस। दोनों हम लोग डायरेक्शन ले सकते हैं, आउटवर्ड नॉर्मल भी ले सकते हैं और इनवर्ड नॉर्मल भी ले सकते हैं। एरिया का जब भी डायरेक्शन होगा तो आउटवर्ड नॉर्मल होगा या तो इनवर्ड नॉर्मल होता है। तो यहाँ पर हम दोनों ले रहे हैं, आउटवर्ड नॉर्मल या इनवर्ड नॉर्मल दोनों ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर के कैप और माइनस के कैप और माइनस के कैप, ये दोनों हम लोग लिख सकते हैं। तो ये होता है एरिया बच्चे। अब आप समझ गए होंगे कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी लगा हुआ है। तो एरिया कैसा क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। चलिए एक दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ये एग्जांपल, ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी कुछ इसी तरह का है, इसको हम मिटा रहे हैं। एक्स वाई जेड 3 प्लेन है, इसको भी मिटा रहे हैं। इस बार जो है वो ये जेड है, ये एक्स है, इस बार इस प्लेन में रखा हुआ है। इस बार जो है वो इस प्लेन में रखा हुआ है। इसका दिया हुआ है कि लेंथ ये एल है और इसका लेंथ क्या है? बी है। इसका लेंथ एल है, इसका लेंथ बी है। अब इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? ये इसका एरिया अगर हम निकालेंगे इस कंडीशन में, तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आइए यहीं पे लिख देते हैं। एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा एल इंटू बी, एल इंटू बी। अब डायरेक्शन लिखना है, एल बी हो गया, एल इंटू बी यानी एल बी हो गया, एल बी हो गया, है ना। अब इसका डायरेक्शन लिखना है, तो हमने कहा कि डायरेक्शन या तो आउटवर्ड नॉर्मल होगा या तो इनवर्ड नॉर्मल होगा। तो इसका आउटवर्ड नॉर्मल ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, है ना। चूंकि एक्स जेड प्लेन में है ये क्या है? एक्स जेड प्लेन में है, इसका आउटवर्ड नॉर्मल क्या है? ये वाला डायरेक्शन आएगा, मतलब एक्स जे कैप वाला डायरेक्शन आएगा। तो इसमें लिख देंगे हम लोग जे कैप और माइनस जे कैप, जे कैप और माइनस जे कैप। तो ये हो गया इसका एरिया। आप समझ गए हो कि एरिया क्या होता है, कैसे ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग इसी पर, इसको मिटा देते हैं। और थोड़ा सा ये चेंज कर देते हैं हम लोग। इस बार इसको हम y कंपोनेंट मान रहे हैं, y एक्सिस इसको मान, एक्सिस थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं। ये y एक्सिस है और ये इस बार ये z एक्सिस है, इस बार ये z एक्सिस है, ये z एक्सिस हमने कर दिया। अब इसमें कह रहा है कि इस xy में एक सर्कल है, एक सर्कल है। xy में क्या है? एक सर्कल रखा हुआ है। एक सर्कल है जिसका रेडियस है r, इसका रेडियस क्या है? r है। इसका एरिया क्या हो जाएगा? तो इसका एरिया क्या होता है? जिसका एक सर्कल है जिसका रेडियस r है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर हो जाएगा, पाई r स्क्वायर हो जाएगा। अब देखना है डायरेक्शन की, एरिया का डायरेक्शन क्या होगा। एरिया का डायरेक्शन किधर होगा बच्चे?
ये एक्स वाई प्लेन में है तो नेचुरल बात है कि जेड डायरेक्शन में इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, जेड डायरेक्शन में होगा, यानी के डायरेक्शन में होगा। तो इसको लिखेंगे पाई आर स्क्वायर के और माइनस के, दोनों हो सकता है। पाई आर स्क्वायर के और माइनस के दोनों हो सकता है। ओपन सरफेस रहेगा यानी 2D सरफेस रहेगा तो उसका डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल भी हो सकता है और इनवर्ड नॉर्मल भी हो सकता है, बट एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल होता है, यानी सरफेस के नॉर्मल होता है। याद रखना है, सरफेस के क्या होता है, नॉर्मल होता है। इधर आउटवर्ड नॉर्मल हो, इनवर्ड नॉर्मल हो, ठीक है। तो ओपन सरफेस दोनों होता है। अब क्लोज सरफेस के लिए देख लेंगे कि क्लोज सरफेस के लिए क्या होगा। देखते हैं हम लोग क्लोज सरफेस के लिए एरिया क्या होता है। फॉर क्लोज सरफेस, क्लोज्ड सरफेस और 3D सरफेस, इसी को हम लोग कहते हैं 3D सरफेस भी। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, 3D सरफेस भी कहते हैं। ये 3D सरफेस है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि एक क्यूब है। क्यूब कैसा होता है, 3D सरफेस होता है, आप जानते हैं। क्यूब कैसा होता है, 3D सरफेस होता है। तो हम लोग बना रहे हैं, क्यूब बना रहे हैं। यहाँ पे एक क्यूब हम बना रहे हैं। हमने एक बना लिया क्यूब, यहाँ से इसको मीट कर दिया, यहाँ से इसको मीट कर दिया, यहाँ से इसको मीट कर दिया, यहाँ से इसको मीट कर दिया। ये क्यूब हो गया। क्यूब का साइड जो है वो सभी के सभी साइड बराबर होते हैं। तो हम मान लिया कि वो साइड ए है। साइड क्या है, ए है। तो साइड हमने ए दे दिया, साइड हमने ए दे दिया। सभी साइड क्या है, ए है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सभी साइड क्या है, ये है। अब इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा और डायरेक्शन के साथ क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है और ये जी है और ये एच। ठीक है बच्चे, हमने इतना मान लिया। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका एरिया, इस सरफेस का एरिया। पहले इसको समझने के लिए हम लोग मैच बॉक्स उठाते हैं। मैच बॉक्स से समझ जाते हैं। क्यूब नहीं है, ये तो क्यूब वर्ड है, बट मान लीजिए कि ये क्यूब है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो इसका एरिया, इसका आउटवर्ड नॉर्मल है ऐसे, 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 इसका आउटवर्ड नॉर्मल है ऐसे और इसका आउटवर्ड नॉर्मल ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग एरिया सबका निकाल लेंगे। आउटवर्ड नॉर्मल देखना है हमको। इसका आउटवर्ड नॉर्मल किधर जाएगा, इधर जाएगा। आउटवर्ड नॉर्मल, इसका आउटवर्ड नॉर्मल किधर जाएगा, इधर जाएगा। इसका आउटवर्ड नॉर्मल इधर जाएगा, इसका आउटवर्ड नॉर्मल इधर जाएगा। अब बाकी और दो सरफेस है, उसका आउटवर्ड नॉर्मल बाहर की तरफ जाएगा। तो फॉर क्लोज सरफेस ओनली, फॉर क्लोज सरफेस ओनली आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्ट, ओनली आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल is taken as direction, as direction of area, direction of area। तो याद रखना है कि अगर सरफेस कैसा रहेगा, तो सरफेस 3D रहेगा। ये 3D सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है, ठीक है। तो ओनली आउटवर्ड नॉर्मल इज टेकन एज डायरेक्शन ऑफ एरिया। डायरेक्शन ऑफ एरिया के तौर पे हम लोग सिर्फ आउटवर्ड नॉर्मल लेंगे, इसमें इनवर्ड नॉर्मल हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। इस तरह से और क्लोज सरफेस ले लेते हैं। सिलेंडर एक ले लेते हैं। ये सिलेंडर है, ये क्या है, सिलेंडर है। तो इसका आउटवर्ड नॉर्मल सरफेस किधर होगा, इसका आउटवर्ड नॉर्मल इधर जाएगा, इसका आउटवर्ड नॉर्मल इधर जाएगा और इन सब आउटवर्ड नॉर्मल, ये जो थर्ड सरफेस है इसका आउटवर्ड नॉर्मल ऐसे बाहर की तरफ आएगा। ये वाला देखिए सिलेंडर है, इसका आउटवर्ड नॉर्मल बाहर की तरफ, इसका आउटवर्ड नॉर्मल बाहर की तरफ, इसका आउटवर्ड नॉर्मल ऐसे बाहर की तरफ जाएगा, इनवर्ड नहीं जाएगा इस तरह से। तो ये समझ गए होंगे 3D सरफेस में भी आप, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरफ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम लोग सीखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
आइए हम लोग सीखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हेडिंग डाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, नंबर ऑफ लाइंस होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली टू ए प्लेन सरफेस। तो इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं डेफिनेशन, इसके बाद समझाते हैं आपको। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing perpendicularly through surface, passing perpendicularly through surface। क्या है ये, इसका मतलब क्या है, आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, ये इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास किया, ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, 2 है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई ई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगा तो ई लगा देंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स भी होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई लिख रहे हैं हम, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख रहे हैं, ठीक है। तो फाई कितना, नंबर ऑफ फील्ड लाइन 2 है, तो फाई यहाँ हो गया 2, फाई की वैल्यू क्या हो गया, यहाँ 2 हो गया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर ये फील्ड लाइन्स हम बढ़ा देते हैं, सरफेस यही है, सरफेस यही है बच्चों, अगर हम फील्ड लाइन्स यहाँ क्या किया, बढ़ा दिए। यहाँ फील्ड लाइन्स हमने क्या किया है, बढ़ा दिया है। तो यहाँ फील्ड लाइन्स कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए। तो यहाँ पे फाई ई का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। फील्ड लाइन्स बढ़ाएं तो फ्लक्स बढ़ गया, फील्ड लाइन्स घटाएं तो फ्लक्स घट गया। अच्छा, अब क्या करें, एरिया बढ़ा दें हम। अब क्या करें हम, एरिया बढ़ा दें। एरिया बढ़ाने से भी क्या होंगे, फील्ड लाइन्स बढ़ जाएंगे। फील्ड लाइन्स, बहुत सारे फील्ड लाइन्स तो ऐसे क्रॉस कर रहे थे ना, ऐसे क्रॉस कर रहे थे, इससे भी फील्ड लाइन्स क्रॉस कर रहे थे, ऐसे फील्ड लाइन्स क्रॉस कर रहे थे। तो ये हमको जो बाहर भी फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ इस एरिया में जितना फील्ड लाइन क्रॉस करेगा वो सिर्फ उसी की लिखेंगे। एरिया के बाहर जो फील्ड लाइन रहेगा उससे हम कोई काउंटिंग में नहीं आएगा। यहाँ पर भी एरिया के अंदर जो फील्ड लाइन है उसको काउंटिंग में आएगा, लेकिन एरिया के जो बाहर फील्ड लाइन है वो काउंटिंग में नहीं आएगा, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर एफआई हो गया। अब इसको एरिया हम लोग बढ़ा देते हैं। अब एरिया देखिए हम लोग बढ़ा दिए, एरिया इस बार हमने बढ़ा दिया। एरिया बढ़ा दें तो फील्ड लाइन बढ़ जाएंगे, क्रॉसिंग नंबर ऑफ फील्ड लाइन बढ़ जाएंगे। अब ये फील्ड लाइन से ऐसे बढ़ गए, फील्ड लाइन से ऐसे बढ़ गए, अब ये फील्ड लाइन से बढ़ गए, फील्ड लाइन बढ़ गए। इस बार जो हो जाएगा वो फाइव कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। फाइव का वैल्यू यहाँ कितना हो गया, 7। क्यों, क्योंकि हमने एरिया क्या किया, इंक्रीज किया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि एरिया हमने इंक्रीज किया। तो हम देख रहे हैं कि जो फाई है वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पे डिपेंड कर रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है कि क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस में जितना क्लोजनेस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। आप जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का क्लोजनेस जितना ज्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी ज्यादा होता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, तो फाई जो डिपेंड कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का हो रहा है। और साथ में क्या हो रहा है, देखिए एरिया बढ़ा रहे हैं, एरिया भी बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये हो गया एक। दूसरा है कि फाई किस पे डिपेंड कर रहा है, फाई डिपेंड कर रहा है एरिया पे, एरिया भी बढ़ा रहे हैं तो भी ये बढ़ रहा है। तो ये हो गया 2। तीसरा बात हम आपको बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत बढ़िया टर्म, परपेंडिकुलरली थ्रू सरफेस। The number of electric field lines passing perpendicularly through surface। ऐसा नहीं होगा कि लाइन कैसा किसी भी डायरेक्शन में क्रॉस करेंगे तो उसको हम लोग ले लेंगे, काउंटिंग कर लेंगे, नहीं। जैसे मान लीजिए कि ये लाइन ऐसे क्रॉस कर रहा था, ये लाइन ऐसे भी तो क्रॉस कर सकता है,
इसी एरिया से ये लाइन ऐसे मान लीजिए क्रॉस गए, तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस बार ऐसे क्रॉस कर रहा है, इस बार ऐसे क्रॉस कर रहा है, ठीक है, इस बार इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो क्या यही लेंगे हम लोग, डायरेक्ट यही लेंगे? नहीं, हम लोग क्या लेंगे, उस नंबर ऑफ फील्ड लाइन को लेंगे जो एरिया के परपेंडिकुलरली पास कर रहा है। एरिया के क्या कर रहा है? परपेंडिकुलरली पास कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई सरफेस है, अभी सरफेस, ये सरफेस है, इस सरफेस से परपेंडिकुलरली भी वो पास करता है, बिल्कुल चीरता हुआ पास करे। फील्ड लाइन कैसे पास करना चाहिए? सीधा परपेंडिकुलरली चीरता हुआ जो फील्ड लाइन पास करेगा, ठीक सिर्फ वही हम लोग काउंटिंग में रखेंगे। तो याद रखना है ये। तो यहाँ पे परपेंडिकुलरली पास नहीं कर रहा है। मान लीजिए कि ये फील्ड लाइन जो है, अच्छा अब इसका एरिया वेक्टर किधर होगा बच्चों? एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। एरिया वेक्टर ऑटो नॉर्मल होगा, यानी ऐसे होगा इसका ऑटो नॉर्मल। तो इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे, फिगर बनाएंगे तो ऐसे ही आएगा, है ना? तो ऐसे होगा। अब ये एरिया वेक्टर के साथ मान लीजिए कि ये एंगल बना रहा है थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बना रहा है? थीटा। एरिया वेक्टर के साथ, ये एरिया वेक्टर है, ये है एरिया वेक्टर, ठीक है। एरिया वेक्टर के साथ ये एरिया वेक्टर के साथ ये एरिया वेक्टर के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तब हम लोग क्या करेंगे इसमें कि एरिया वेक्टर का इस दो कंपोनेंट होगा, इस फील्ड लाइन का दो कंपोनेंट होगा। एक एरिया वेक्टर का साथ वाला होगा और दूसरा होगा ऐसे इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इधर हो जाएगा ई है, इधर क्या हो जाएगा? ई कॉस थीटा होगा, और इधर क्या होगा? ई साइन थीटा होगा, ई साइन थीटा होगा। तो हम लोग अब देखिए, अब ये एरिया था ऐसे, अब एरिया को चीरता हुआ कौन सा कंपोनेंट जा रहा है? ई कॉस थीटा वाला जा रहा है कि ई साइन थीटा वाला जा रहा है? तो ये एरिया को चीरता हुआ जो कंपोनेंट जा रहा है वो ई कॉस थीटा वाला जा रहा है। ई साइन थीटा वाला तो इसको पैरेलल जा रहा है, इस सरफेस के पैरेलल जा रहा है। सरफेस ऐसे है, सरफेस के पैरेलल जा रहा है ये, लेकिन ई कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो एरिया को चीरता हुआ जा रहा है। याद रखना है कि ई कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो एरिया को चीरता हुआ जा रहा है, बिल्कुल, ठीक है। तो हम लोग इसका मतलब ये है कि ये जो फाई है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो कॉस थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है। तो हम लिखेंगे फाई जो है वो डिपेंड करता है कॉस थीटा पर भी, कॉस थीटा पर भी डिपेंड करता है। अब इन तीनों इक्वेशन को अगर हम लोग मिला दें, इन तीनों इक्वेशन को अगर हम लोग मिला दें, इसको आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, सीधा लिख रहे हैं, फाई जो है वो कॉस थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशन को मिलाएंगे हम लोग, इन तीनों इक्वेशन को हम लोग मिला दें तो हम लोग लिख सकते हैं फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। क्या लिखेंगे? ई ए कॉस थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा लिखेंगे इन तीनों इक्वेशन से। फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ठीक है। अब ई ए कॉस थीटा लिख दिए बच्चों, फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा लिख दिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फाई इक्वल टू ई डॉट ए, ई डॉट ए, ई डॉट ए। यही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, यही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। तो आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट ए, ठीक है। यही आपको फॉर्मूला याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो ई डॉट ए होता है, ई डॉट ए ही आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या? देखिए, डॉट प्रोडक्ट कैसा क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? वेक्टर होगा कि स्केलर होगा? तो ई डॉट है, दो वेक्टर है, ये ई भी वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है और एरिया भी वेक्टर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा हो जाएगा? ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। कैसा क्वांटिटी हो जाएगा? डॉट प्रोडक्ट हो जाता है, स्केलर हो जाएगा। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा बच्चों? एसआई यूनिट हम लोग लिखते हैं, अगर एसआई यूनिट, ठीक है। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? ई डॉट ए है। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? न्यूटन पर कूलम होता है, न्यूटन पर कूलम। और एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसका ऐसा यूनिट हो गया, ठीक है। तो आपको ये सब बातें याद रखनी है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आइए आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू सरफेस नोट बाय एनी एंगल, बट it must be number of line pass through perpendicular to the surface। इस बात को आपको ध्यान रखना है।
ठीक है बच्चों, अब आप समझ गए होंगे, इसको हम मिटा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, जरा बनाइए आप लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि एक ये सरफेस है, एक ऐसे सरफेस है जिसका रेडियस है r, ये सर्कुलर सरफेस है, सर्कुलर सरफेस है जिसका रेडियस क्या दिया हुआ है हमारा, r दिया हुआ है। ये एंगल दिया हुआ है हमारा, ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है। अब बताना है कि इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, इस एरिया के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा। आइए हम लोग अब निकालते हैं इसको, सॉल्व करते हैं इसको। इसका रेडियस क्या दिया हुआ है, r है, तो फाई इक्वल टू ई डॉट ए होता है। अब पहले हमको देखना है कि इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, दो बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है। एरिया का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, एरिया का डायरेक्शन हम लोग बताया था आपको कि एरिया का डायरेक्शन हम लोग आउटवर्ड नॉर्मल लेते हैं, ठीक है। ये 2D सरफेस रहेगा तो इनवर्ड नॉर्मल मिलेंगे, आउटवर्ड नॉर्मल लेंगे तो ऐसे होगा, आउटवर्ड नॉर्मल लेंगे तो ऐसे होगा, यानी ये वाला जो एंगल होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ये आउटवर्ड नॉर्मल हो गया, ये आउटवर्ड नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो ये 30 डिग्री है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये वाला रेडियस 30 डिग्री बना रहा है, तो ये एंगल ये एरिया वेक्टर के साथ, एरिया वेक्टर के साथ एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, होगा 60 डिग्री। अब समझ गए होंगे कि ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो ये 60 डिग्री, ये वाला हम लोग लेंगे, ये वाला कंपोनेंट हम लोग लेंगे यहाँ पे पाई में, तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई डॉट ए, ई डॉट ए, ई डॉट ए, देखो चलिए देख लीजिए, ई डॉट ए हो जाएगा। तो फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया हुआ है और इसके एरिया निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो गया, है ना। और इनटू क्या होगा, कॉस थीटा होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस 60 डिग्री, तो फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर ई, कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, तो ये 1/2 ये निकल गया हमारा इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू, ठीक है। तो 1/2 पाई आर स्क्वायर ई आ गया। अब 3D सरफेस के लिए हम लोग देख रहे थे, ये तो हुआ 2D सरफेस के लिए, ये सर्कुलर सरफेस था तो 2D सरफेस था, तो ये सब तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने देखा 2D सरफेस के लिए। 3D सरफेस के लिए देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं। अच्छा, आता मला लागेल। अब हम लोग देखेंगे 3D सरफेस के लिए, तो लिखेंगे 3D सरफेस, 3D सरफेस, 3D सरफेस, 3D सरफेस के लिए डायरेक्शन कैसे लेंगे हम लोग, इसका डायरेक्शन लिख देते हैं, डायरेक्शन क्या लेंगे हम लोग, ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल लेंगे, डायरेक्शन टेकन ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल, हमेशा इसमें 3D सरफेस में जो डायरेक्शन लेंगे एरिया वेक्टर का हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल रखते हैं। याद रखना इनवर्ड नॉर्मल नहीं रखना है, 2D सरफेस में हम लोग रख सकते हैं इनवर्ड नॉर्मल भी, बट सरफेस अगर 3D हो गया तो हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल ही हम लोग रखेंगे, इस बात को ध्यान रखना है। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग 3D सरफेस में क्यूब उठा लेते हैं। एक क्यूब हमने यहाँ से पिकअप किया है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। यहां से हम एक क्यूब यहां से पिकअप कर रहे हैं, ये क्यूब है,
एक ये क्यूब बन गया, ठीक है। तो क्यूब का हम लोग देख लेते हैं कि अच्छा अब इसमें देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट आई एग्जिस्ट कर रहा है ऐसे, इस डायरेक्शन में E इज इक्वल टू ई नोट आई एग्जिस्ट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो एग्जिस्ट कर रहा है E इज इक्वल टू ई नोट आई में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी ये एक्स डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ये पूरे सरफेस से ये क्रॉस कर रहा है, ठीक है। और E इज इक्वल टू ई नोट आई इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसको निकालते हैं। देखिए इसके लिए, इस सरफेस के लिए इसको मान लीजिए 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए इस सरफेस को, ठीक है। और यहाँ से यहाँ मिला देंगे, हाँ इसको मान लीजिए 3 मान लीजिए, और इसको मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए। इस तरह से 5 हो जाएगा। एक 6 अंदर वाला दिख रहा मैच बॉक्स से हम आपको दिखा देते हैं। देखिए कितने सरफेस होते हैं। ये क्यूबॉइड है, क्यूब भी इसी तरह के कुछ होते हैं जिसके सभी साइड्स बराबर होते हैं। क्यूब में, क्यूबॉइड में सभी साइड्स बराबर नहीं होते। सरफेस कितने हुए, 1 2, पीछे वाला इसके आगे वाला 1, पीछे वाला 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 सरफेस हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 सरफेस है। सरफेस कितने हैं, 6 हैं। तो यहाँ पर भी 6 सरफेस आएगा। जो इनसाइड अंदर वाला है, बाहर वाला है, वो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है। सभी के चलते हम लोग देख लेते हैं। इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा, इधर की ओर जाएगा। इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा, इधर की ओर जाएगा। इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा, इधर की ओर जाएगा। इसका एरिया वेक्टर किधर की ओर जाएगा, इधर की ओर जाएगा। आउटवर्ड नॉर्मल हम लोग सिर्फ कंसीडर करेंगे, सिर्फ हम आउटवर्ड नॉर्मल ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। एरिया वेक्टर को, डायरेक्शन को आउटवर्ड नॉर्मली कंसीडर करेंगे। पहले लिख लेते हैं φ1, पहले लिख लेते हैं φ1। तो φ1 इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस, इस सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो φ1 कितना हो जाएगा बच्चों, E डॉट A होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या एग्जिस्ट कर रहा है, E नोट एग्जिस्ट कर रहा है, E नोट I, ठीक है, डॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है ना, I डायरेक्शन में, X डायरेक्शन में, और ये है माइनस X डायरेक्शन में। तो E डॉट I इंटू एरिया वेक्टर, EA एरिया वेक्टर, और ये है माइनस I, ये क्या है माइनस I, ठीक है। EI इंटू AI हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे I इंटू माइनस I, तो EA और I स्क्वायर, ये तो हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा cos 0 होगा, I इंटू I डॉट I करेंगे तो I डॉट I cos 0 1 होता है, तो माइनस EA हो गया। ये क्या हो गया यहाँ पे, माइनस EA। तो φ1 कितना हो गया हमारा, निकल गया φ1 हमारा निकल गया, माइनस EA निकल गया। इस तरह सेकेंड सरफेस से थोड़ी लेंगे φ2। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, I के डायरेक्शन में, और इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे है, यानी यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है, एंगल यहाँ पे देखिए ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है, एरिया वेक्टर 90 डिग्री बना रहा है। 90 डिग्री बना रहा है तो ये cos 90 क्या होता है, 0, ये हो गया 0। φ3 के थ्रू देख लेते हैं। φ3 का एरिया वेक्टर भी इधर की ओर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर है। ये आएगा, क्या आएगा, तो EA आएगा, है ना, EA आएगा। φ4 देख लेते हैं। तो φ4 के थ्रू देख लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर है, एरिया वेक्टर इधर की ओर है, तो एंगल फिर कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो ये फिर हो गया 0, ठीक है। तो ये हो गया 0। इसी तरह से फाइव भी आ जाएगा 0, और 5 6 भी क्या आ जाएगा 0। आप देख लेना मैच बॉक्स उठा करके, या किसी क्यूब में उठा करके देख लेना, तो ये आपको 0 आ जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों, 5T। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 5, और इधर T लिखेंगे φ1। सीधा जोड़ दे रहा, स्केलर क्वांटिटी होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो सीधा स्केलर क्वांटिटी की तरह जोड़ देंगे, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे जोड़ते हैं, -3 + 4 ऐसे जोड़ देंगे हम लोग। तो φ1 + φ2 + φ3 + φ4 + φ5 + φ6,
जोड़ दिए, तो ये हो जाएगा 5n कितना हो गया, माइनस ये प्लस 0 प्लस ये प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, 1 2 3 4 5 6 ओके। तो माइनस ये से प्लस ये कैंसिल हो जाता है, कितना आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, 0। कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया बच्चों, 0 आ गया। तो ओवरऑल जो टोटल क्लोज सरफेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा यहाँ पे आया वो क्या आ गया, 0 आ गया। तो याद रखना है ये सब बातें। अच्छा, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग इसमें, इसको मिटा रहे हैं अब। वीडियो को देख लेते हैं चल रहा है कि नहीं। मिनट हुआ है, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग कल मिलेंगे। आप लोग सब ज्वाइन किए, इसके लिए आप तमाम लोगों का धन्यवाद।